हाँ जी, IAS 20 में रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया से मुराद ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी इनकम कब मानना है, कब उसको अपनी इनकम में रिकग्नाइज करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट एट फेयर वैल्यू। इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट हर तरह की shall not be recognized until there is a reasonable assurance that, कहता है तब तक गवर्नमेंट ग्रांट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक ये अश्योर ना हो जाए द एंट्री विल कंप्लाई द कंडीशन अटैचिंग टू देम। जब भी अंग्रेजी में सवाल आता है हम लिखते हैं इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि वो कंडीशन पूरी करेगा, तो कहता है कि अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो फिर शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, फिर उसको वो गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं लिख सकता। अगली बात, द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। दो शर्तें हैं, अगर ग्रांट मिल गई है लेकिन आपको अश्योरेंस नहीं है कि कंडीशन पूरी करोगे तो आप ग्रांट नहीं लिखोगे बल्कि लायबिलिटी लिखोगे। दो शर्तें पूरी होंगी, पैसे मिल भी गए हों और आपको ये यकीन हो कि आपने जो गवर्नमेंट ग्रांट की शर्तें हैं वो भी पूरी करनी है। Receipt of the grant does not itself provide conclusive evidence, कहता है पैसे मिल जाना ये कोई फाइनल एविडेंस नहीं है कि कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है, ऐसी बात नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस होना जरूरी है, आपको कंफर्म हो कि अच्छा मैं ये शर्तें पूरी कर लूंगा। तो यहां तक आपने ये रिकग्निशन क्राइटेरिया, बस दो ही बातें हैं। पहले क्या लिखे है, गवर्नमेंट ग्रांट shall not be recognized until there is reasonable assurance that the entity will comply all the conditions attaching to them and grant will be received। आगे लिखा हुआ है नॉन मॉनेटरी के बारे में। इसके बारे में हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई हमें प्लांट एज अ गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे मिल जाए और अगर उसकी अपनी लाइफ है तो हम उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। अगर उसकी लाइफ नहीं है तो जिस मकसद के लिए वो एसेट लिया हुआ है, जिस पर्पस के लिए वो एसेट लिया हुआ है, उसकी लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे। बस ये बात होगी। तो क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर नॉन मॉनेटरी के अंदर कि अ गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर नॉन मॉनेटरी एसेट सच एज लैंड या अदर रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ द एंटी। द यूजुअल ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड नॉन मॉनेटरी एसेट एट द फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू में लफ्ज होता है। द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ एसेट एंड ग्रांट एज, कहता है मेन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अब गवर्नमेंट ग्रांट और एसेट को एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, पीपीई या एसेट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट किस वैल्यू से, फेयर, या फिर इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू का फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट में जिसे हम कहते हैं ना नाम की वैल्यू, ये भी फेयर वैल्यू का अल्टरनेटिव नाम इस्तेमाल होता है एक तरह से। ये आगे उसने फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपने छोटे होते पढ़ ली थी, पढ़ लो ठीक है, नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी। नॉन मॉनेटरी के बारे में पता चल गया। आगे कहते हैं अप्रोचेस टू रिकग्निशन, कहते हैं दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है कैपिटल अप्रोच, एक होती है इनकम अप्रोच। ये वो वाली बात नहीं है रिलेटेड टू एसेट और रिलेटेड टू लायबिलिटी, नहीं। कैपिटल अप्रोच का मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिले, आप डायरेक्ट इक्विटी में जाकर ऐड कर दो डायरेक्ट, और दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट मिले, पहले उसका इफेक्ट आप एसओपीएल के अंदर लो, फिर वो नेट प्रॉफिट से होके आगे जाए। कैपिटल अप्रोच क्या है, डायरेक्ट इक्विटी में लिख देना, और इनकम अप्रोच क्या है कि पहले एसओपीएल से रूट करवाएं, मतलब उसमें लिखी उसकी वैल्यू और फिर जाए। और ऐसा जो मैंने बताया पता है, जो मैं बता रहा हूं वो पता है आपको, पूछूं तो फिर इधर फोकस करना, ना जुल्म कर रहा, ना अपने ऊपर ना हमसायों के ऊपर। किस तरह से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग बातें कर रहे हो, मतलब आप लोग वो जो चीज सीखनी है वो सीख नहीं रहे। ये कॉन्फिडेंस की बात है ना, इसे चाहे नेगेटिव कॉन्फिडेंस कहते हैं। एक हिम्मत की बात है कि बंदा अपनी बर्बादी खुद कर रहा है।
इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे आ जाती है बंदे की, तो जान निकल जाए कि यार मैं पढ़ने आया हूं और इतनी गर्मी में, अगर इतनी गर्मी में आप झील के आते हो, माँ बाप का पैसा लगा रहे हो, चाहे अपना भी पैसा लगा रहे हो, मेहनत, टाइम, सब कुछ, उसके बावजूद भी इस तरह का एटीट्यूड, बड़ा अफसोस वाली बात होती है यार। देखिए, दो अप्रोचेज हैं। गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली, IS-20 इजाजत नहीं देता कि आप डायरेक्ट इक्विटी में जाओ। अभी तक हमने जो दो अप्रोचेस पढ़ी, सारा हमारा IS-20 कंप्लीट हो गया। हमने कभी लिखा कि मैंने आपको कहा जी डायरेक्ट कैपिटल को क्रेडिट कर दो, नहीं। इसका मतलब है IS-20 में ऐसा है ही नहीं, लेकिन ये अप्रोच कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। हाँ, जो मुल्क या जो कंपनियां IS इस्तेमाल करती हो वो इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर IS इस्तेमाल नहीं होते। अमेरिका के अंदर नहीं होते, इंडिया के अंदर नहीं होते। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर IAS या IFRS इस्तेमाल नहीं होते। तो वहां पर कुछ अप्रोच है ऐसी कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है वो डायरेक्ट कहते हैं कैश डेबिट इक्विटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, वो डायरेक्ट ही इक्विटी के अंदर ऐड कर देते हैं, दरमियान में कुछ वो रास्ते ऐड ही नहीं करते। तो यहां पर भी ये लिखा हुआ है, कहता है अंडर दिस अप्रोच ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट इन इक्विटी। IS डज नॉट अलाउ दिस अप्रोच। IS-20 इसको अलाउ, इसका मतलब ये हमारे लिए है ही नहीं। अगर पेपर में वो ये कह दे कि एक कंपनी ने ये इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, डायरेक्ट इक्विटी में ऐड कर दिया, तो हमने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू IS-20 ये अलाउ नहीं। और दूसरा जो हम करते हैं उसमें फिर दो तरह से होते हैं, डायरेक्टली डिडक्ट करके लेकर जाना इन डिफरेंस, या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन की बातें भी हमने पढ़ ली हैं, बस एक नजर इसको ओके करते जाते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब होता है कोई बेस बनाएंगे, जैसे हर साल जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता है वैसे वैसे हम उसको अमोर्टाइज करते जाते हैं। Over the period in which the entity recognized as an expense related cost, या जिसके लिए हमें ग्रांट मिली, वो उसने कहा जी 4 साल की सैलरियों के लिए मैं आपको ग्रांट देता हूं, तो फिर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कैसे सिस्टमैटिक बेस ओवर द 4 ईयर। तो कहता है कि जी गवर्नमेंट रिलेटेड टू ग्रांट इन रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंस, they are recognized in profit and loss account in the same period as the relevant expense। कहते हैं किसी खास एक्सपेंस के लिए आपको पैसे मिले हैं ना, तो जिस साल वो एक्सपेंस होंगे उस साल आप अपनी गवर्नमेंट ग्रांट लिख देना। और किस में लिखना है, मतलब इनकम बना ले। किसी भी स्पेसिफिक एसेट के लिए आपको पैसे मिले हैं, तो जिस साल के लिए मिले हैं उस किसी एक एक्सपेंस की बात हो रही है। फिर वो कहता है कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल, ये भी आपने पढ़ लिया है। क्या करना है, जो पहले ही खर्चे हो चुके हो, हमें आज पैसे मिल रहे हो, वो उसी साल इनकम में लिख देते हैं जिस साल मिलेंगे। दो बातें हो गई, किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए पैसे मिले, जिस साल के एक्सपेंस उसी साल, लेकिन ये पुराने सालों की बात नहीं हो रही, आने वाले करंट या आने वाले साल। ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हो या करंट ईयर वाले हूं, उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रिसीवेबल कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस या लॉसेज ऑलरेडी इनकर्ड या पर्पस ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट with no future related cost shall be recognized profit and loss account in which received। ये सारी अंग्रेजी की बातें आप लोगों को अपने सवालों में मिलेंगी, रट्टा नहीं लगाना, समझना जरूर है। ये था रिलेटेड टू इनकम की बातें। रिलेटेड टू एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। कहते देयर आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड इन द प्रोपोर्शन इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे, वो जो हम WDV मेथड में अपोर्शनमेंट नहीं कर लेते थे, नहीं ये वो बात कर, कहते जितने सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, उसको भी उतने सालों के लिए अमोर्टाइज कर दो। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का क्या करना है, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कौन से होते हैं, हाँ जी लैंड। कहते देयर में आल्सो रिक्वायर सर्टेन ऑब्लिगेशन वुड देन बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओवर द पीरियड टू बेयर द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन। एग्जांपल, लैंड मे बी कंडीशनल अपॉन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग
side and it may be appropriate to recognize the grant in profit over the life of the, ये बात वही है, वो नॉन मॉनेटरी एसेट वाली बात नहीं की थी कि अगर हमें कोई नॉन मॉनेटरी एसेट मिलता है तो हम उसकी अगर लाइफ या उसको डेप्रिशिएट नहीं करते तो जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल करेंगे उसकी लाइफ ले। ये सवाल पेपर में आया भी हुआ है। खत्म होगी बातें। ये बात हम कर चुके हैं, लोन वाली बात ये भी हो चुका है आपका। अब आखिरी बात आ जाते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के लिए नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बातें आपने अपने अल्फाज में आपको मिलेंगी। पहली बात, पेपर में अगर वो कहता है डिस्क्लोजर, सर डिस्क्लोजर कहते हैं जो हम अपने सवाल हल करते हैं ना, उसे डिस्क्लोजर बोलते हैं। अब मुझे बताएं, अब हम अपने सवाल जब गवर्नमेंट ग्रांट का हल करते हैं उसमें क्या क्या चीजें देखी है हमने अभी तक? कंडीशन की बात होती है, या फिर वो बात करता है कि जनाब आपने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है या डायरेक्टली करना है, यही बातें पढ़ी है ना। अब इसकी अंग्रेजी अपने अंदाज में उसने लिखी हुई है। वो कहता है सबसे पहले द फॉलोइंग मैटर शैल बी डिस्क्लोज्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, accounting policy adopted for government grant including method of presentation in the financial statement। ये वही बात है, आपने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है या डायरेक्टली डिडक्शन करना है, उसके अंदाज लिखने का ये है, बात वही लिखी हुई है। तो अंदाज हम अपना लिख कर आएंगे या किताब में जो लिखा हुआ है? ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड वाला अंदाज ज्यादा बेहतर होता है। कि अगर वो कहता है ना डिस्क्लोजर लिखो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। दूसरा, नेचर एंड एक्सटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस इतनी बात मैं बताऊं, ये क्या लिखा हुआ है भला? नेचर एंड एक्सटेंट, क्या मतलब हो जाता है इसका? नेचर एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट का तो मतलब होती है कितनी देर के लिए। नेचर रिलेटेड टू एसेट है, लॉन है, वो जो वेव ऑफ लॉन हो जाता है वो उसकी बात कर रहा है, तो वो भी हमने बतानी होती है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द, वो कहता है जो आपने रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट की हुई है वो रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम है या वो ऑलरेडी एक्सपेंसेस इनकर्ड है, जो भी है वो बताओ। एंड इंडिकेशन ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्रॉम विच द एंटिटी डायरेक्टली बेनिफिटेड। कहता है अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली हुई है आपको जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो भी आप लिखो। वो जो हमने कहा था ना कि वो हमें कोर्सेज करवा देते हैं, हमें तरीकाकार ऐसा अडॉप्ट करवाते हैं कि जिससे सेमिनार करवा देते हैं कि जिससे हमें हमारे बिजनेस को हेल्प होती है। तीसरे नंबर पर अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कंटिंजेंसीज, कोई कंडीशन जो फुलफिल ना हो पाई या कोई और मसला। कंटिंजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर में कुछ हो जाना, समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। अटैचिंग टू द गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, कहते हैं वो कंडीशन भी आपने लिखनी है जो कि आपकी असिस्टेंस से या गवर्नमेंट ग्रांट से अटैच है। आगे उसने ये तीन बातें लिखनी है। पहली बात क्या है जी? पहली बात अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, नेचर एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट जो कि आपने रिकॉग्नाइज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और इंडिकेट करना है जो अदर बेनिफिट्स आप ले रहे हो फाइनेंशियल से वो भी। और आखिरी बात अनफुलफिल्ड कंडीशन या अदर कंटिंजेंट्स जो कि आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ अटैच है। ये बात तो वो कहता है कि वो भी आपने डिस्क्लोज करनी होती है बात। ये बातें अब आपको कहाँ नजर आएंगी? अब हम जा रहे हैं पास पेपर में। डिस्क्लोजर में पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग पॉलिसी भी बताएं और प्रेजेंटेशन मेथड भी बताएं। ये जो हम बताते हैं ना प्रेजेंटेशन का मेथड का मतलब यही होता है कि हाँ कि दोनों में से आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना।
तो अकाउंटिंग पॉलिसी वही तो होती है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है। अकाउंटिंग जैसे ना कॉस्ट मॉडल और इवेल्यूएशन मॉडल, वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट की कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, फिर हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंट करने से मुराद ये है कि उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करें, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो कैसे करें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका था, 15 भी हो चुका था, वैसे मैंने दिया तो 16 भी था, नहीं दिया था, चलो आज दे देता हूं। ये पास पेपर का सवाल है जी। ये IAS 20 के सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल पेपर में आए हुए हैं। ये जो अभी आपको प्रेजेंट हो रहा है ना, सबसे ज्यादा 6-8 नंबर के सवाल पेपर में आए। इसमें थोड़ी सी सेंसिबल अंग्रेजी इस्तेमाल करनी होती है, वो हम पहले याद करके जाएंगे। अगर आप याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। वैसे लफ्ज लिखा हुआ है डिस्कस। पहली बात, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ ना डिस्कस या एक्सप्लेन, तो आपने सवाल अपना जवाब अंग्रेजी में देना। क्या लफ्ज लिखा हो, डिस्कस या एक्सप्लेन। हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील, ये सारे सवालों के जवाब मैंने आपसे पूछने, इसलिए सवाल भी गौर से सुनना जरूरी है। How the following should be deal with the financial statement of relevant entities according to IAS 20। कहता है जो नीचे बातें बताई हुई है ना, according to IAS 20 कैसे डील करोगे। गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। सबसे पहला सवाल कहता है द गवर्नमेंट मेक अ ग्रांट टू एन एंटिटी विच इज प्लानिंग टू डेवलप टीचिंग सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन with learning difficulties. The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase। एक एंटिटी है जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, उनके लिए वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलें ठीक है, आप एक नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपको कुछ इनिशियल फेज के ऊपर कुछ मदद कर देते हैं। देयर इज नो फर्दर कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। इसके अंदर ना दो इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, एक है जर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट और दूसरा है देयर इज नो फर्दर। कोई कंडीशन ही नहीं है, फर्दर क्या कोई कंडीशन है ही नहीं। हम एक हमारा एक काम है, हमें वो हेल्प मिल रही है। जब कोई कंडीशन ना हो कि अगले 3 सालों में आपने ये करना है, बच्चों के साथ आपने ऐसा डील करना है, कोई कंडीशन नहीं। तो ये जो पैसे मिले हैं, हमने इसको किस तरह से डिस्क्लोज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जैसे ही मिलेंगे वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ये इसका जवाब है। अब जवाब लिखने की टेक्निक बताता हूं। जवाब लिखने की टेक्निक मेरे ख्याल में ऐसी होती है मोस्टली, कभी कभी ऐसी हो सकती है। ये क्या रूल होता है, 1/2 रूल का मतलब ये होता है कि आधा सवाल आपने क्वेश्चन से लिखना होता है, क्वेश्चन ही लिखना होता है दोबारा, पूरा नहीं, कैसे वो अभी मैं बताने लगा। और आधा होता है उसका जवाब लिखना। सबसे पहले हमने लिखना है कि जी पहले आपने क्या डिस्क्लोजर दिमाग में ले आओ, 3 बातें। उसमें क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है कि इसको आपने किस तरह से डील करना है। क्या इसको सेपरेटली रिकॉग्निशन का चक्कर है इस पे, नहीं। इसकी क्या पॉलिसी होगी कि जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उसी साल इनकम में लिख देंगे, और ये भी लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्दर कंडीशन। ये तो गया मेरा जवाब, ये तो आखिरी 1/2 हो गया। अब पहला 1/2 सुने, यहां से लिखेंगे, इसी में से कोई चीज लिखेंगे कि जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है एंटिटी को, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टीचिंग द सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन, जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज थी। यानी जिस पर्पस के लिए हमें मिली वो पर्पस हमने अपने क्वेश्चन के अंदर लिखना। इसका जवाब देखें जरा, ये इसका जवाब है। 2 या 3 नंबर का ये पेपर में सवाल आया होगा। अब पढ़ने, द ग्रांट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटिटी विद नो फर्दर कंडीशन। यहां तक ये सवाल है एक टाइप का। ग्रांट किस लिए प्रोवाइड की गई, फाइनेंशियल एड के लिए। This grant should be immediately recognized in the profit and loss count in full in the period in which the entity qualify the conditions। ये हमारा जवाब है यहां से।
विद डिस्क्लोजर टू द इंश्योर द इफेक्ट इज क्लियरली अंडरस्टैंड। कहता है वो डिस्क्लोजर भी देने जिससे मसला हल हो जाए, पर वो आगे लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा जवाब है। जो बाकी ऊपर वाला 1/2 हिस्सा है ये ऑलमोस्ट 1/2 ही होता है। वो क्वेश्चन से हमने हेल्प ले ली। ऊपर वाली जो 1.5 लाइन है वो क्वेश्चन से आपको मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, बी पार्ट। इसमें मैंने आधा हिस्सा आपसे पूछना है, फिर आधा हिस्सा बताना है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेटअप अ प्लांट इन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। A manufacturing entity set up a plant in the area of high unemployment. A government grant 4 million is received with the condition that grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. सवाल समझ लगी? एक एंटिटी ने ना एक प्लांट इंस्टॉल किया जहां पर बेरोजगारी थी। गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? 4 मिलियन, 40 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया हमें और कहा कि भाई कम अज कम 100 बंदा रखना है अगले 4 सालों तक। इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू द ग्रांट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम लिखते होते हैं ना देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, तो उसके साथ ना 2 लफ्ज लिखे जाते हैं, इफ देयर इज रीजनेबल या सिंस। तो इसमें क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। क्योंकि ये रीजनेबल एश्योरेंस है तो हमने इसको गवर्नमेंट ग्रांट लिखना है। फिर आगे 2 हिस्से बताएंगे कि एक या तो इसको डायरेक्टली डिडक्शन करते हैं हम, और या इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं एज डेफर्ड ग्रांट, और उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द 4 इयर्स, अगले 4 सालों में, क्योंकि उसने 4 साल के लिए शर्त रखी हुई है। फिर हमने एक ये बात, ये हमारा जवाब था या किताब के अंदर था? ये हमारा जवाब था। किताब के अंदर वो किताब की बातें लिखेंगे कि ये गवर्नमेंट ग्रांट थी, ये कंडीशन थी, फिर आगे हम अपना काम भी शुरू कर देंगे। अब इसका जवाब देखें, 1/2 हमने दोनों अलग अलग करने हैं। पहली बात, since there is reasonable assurance met the grant recognize profit and loss over 4-year period in which the entity incurred। यहां तक ये किताबी बातें। आगे देखें, अमाउंट टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मे बी ईदर प्रेजेंटेड एज अदर इनकम या शो डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। फिर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ग्रांट विल बी प्रेजेंटेड एज डेफर्ड इनकम अंडर लायबिलिटीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। अब आप देखें, बातें वही हैं जो आपको आती होती हैं, लेकिन पेपर में प्रेजेंट करने का इशू है। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि हमने रट्टा लगाया होता है तो इसलिए हमें लिखना नहीं आता। ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ये अंग्रेजी हमने प्रोड्यूस करनी है। बातें ये हैं कि उस बेचारे पढ़ने वाले को समझ लग जाए कि ये जो बात लिखना चाह रहा है ये वही बात है। आखिरी सवाल, फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एन एक्सपोर्टर टू मार्केट टेक्नोलॉजी नॉर्थ एरिया। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो हमने यही लिखना है कि ये। अच्छा, जब गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में लिखना है ना तो हमने एक लफ्ज लिखना होता था, वो याद है कौन सा है? कि इसकी वैल्यू कैन नॉट बी, बल्कि इट कैन नॉट बी वैल्यू अपॉन इट। अब यहां पर इसका जवाब देखना जरा, फ्री टेक्निकल एडवाइस इज गवर्नमेंट असिस्टेंट, जवाब तो पूरा हो गया। That cannot reasonably have a value placed upon it। जाकर अपनी किताब खोल के देख लो, as it is exact यही लाइन में मिलेगी। And therefore should not be recognized as government grant। However, an indication of such assistance should be disclosed in the financial statement। हाँ, गवर्नमेंट असिस्टेंस में ना एंड पे ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, इंडिकेशन ऑफ सच असिस्टेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल। तो ऐसे सवाल अभी हमने एक सवाल के जिसके 3 पार्ट थे। नंबर इसके होते हैं 8, 10, 6, इतने नंबर होते हैं। अगला सवाल देखें, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जवाब देने हैं। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ CL। अभी अभी आपने ना CL ज्वाइन किया, मतलब कंपनी है, आपको जॉब मिली है। वाइल रिव्यू, अच्छा जब जॉब मिलती है ना अकाउंटेंट को, हम क्या करते हैं, जाते ही ना वहां कर फाइलें उठाकर नए में पढ़ने बैठ जाते हैं अब इंप्रेशन झाड़ने के लिए।
दिल कर रहा होता है थोड़ा रेस्ट करें, लेकिन जाते ही भी तो शो करना होता है ना कि हम काम करने आए। जाते ही वो फाइलें पड़ी होती, क्योंकि हमारा काम ही यही है, फाइलें उठाकर इधर पलट इधर पलट इधर पलट। लेकिन यहां पर उन्होंने उस बंदे की बात किया जो नीयत का साफ है। वो जाता है, उसने जाते ही क्या किया, रिव्यू किया एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर द ईयर एंडेड 2020। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई थी, एसओसीआई एसओपीएल डिस्क्लोजर सारे लिखे हुए थे। आपने देखा, प्रिपेयर्ड बाय आईकॉम, जूनियर अकाउंटेंट ने वो बनाया था। यू हैव नोटेड दैट इन जनवरी 2020, आपने वहां पर देखा कि जनवरी 2020 के अंदर गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू सीएल एट अ प्राइम लोकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सीएल विल एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। समझ लगी? जनवरी 2020 के अंदर हमने देखा कि इस सीएल को, सीएल मतलब कंपनी का नाम है, सीएल को गवर्नमेंट ने एक प्लॉट दिया कि जनाब यहां पर आप अपनी फैक्ट्री बनाना। हमें पॉइंट तो मिल गया, हमें लैंड मिली है या बिल्डिंग मिली है? उस लैंड को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे। फिर उसको अमोर्टाइज, उसकी वैल्यू को अमोर्टाइज किस पे करेंगे? ओवर द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। देखिए ये तकरीबन 80% लोग आप में से जानते हैं ये बात, सिवाय उनके के जो सुनते नहीं बात, बाकी सबको पता है कि लैंड के साथ हम यही हशर करते हैं। अब आईकॉम वाले ने क्या किया, ये जरा देख। CL constructed the factory building which was available for use in 1 अक्टूबर 2020। इसका मतलब है बिल्डिंग कब से डेप्रिशिएट होना शुरू होगी? 1 अक्टूबर 2020। और गवर्नमेंट ग्रांट कब से अमोर्टाइज होगी? 1 अक्टूबर 2020। ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज, कहता है कि थोड़ी देर हो गई फैक्ट्री के एम्प्लॉइज को हायर करते वक्त। द प्रोडक्शन एक्टिविटी विल बी कमेंस 15 मार्च 2021। बताओ डेप्रिसिएशन कब शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर 2020 को। भला क्यों? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है। ये तो कहानी थी, और यहां से आगे शुरू होने लगा जुल्म। अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने लैंड को रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या ये ठीक किया उसने? अगर उसने ठीक नहीं किया तो इसके जवाब लिखने का पहला तरीका क्या होना है? द अकाउंटेंट, हमने लिखना है द लैंड को रिकॉर्ड ना करना इज नॉट करेक्ट। डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है। द ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द लैंड इज नॉट करेक्ट। यहां से शुरू करेंगे आगे। व्हाइल द फैक्ट्री बिल्डिंग इज स्टिल अपीयरिंग इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज प्रोडक्शन एक्टिविटी विल कमेंस 15 मार्च। उसने सीवी पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को आपकी बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन उसने किस में लिखा हुआ है? क्यों भला? वो कहता है जब वो शुरू होगा ना काम तो फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये भी गलत। हम क्या लिखेंगे कि जैसे ही वो सब्सटेंशियली कंप्लीट होता है हम उसको सीवीएफ से निकाल के किस में ट्रांसफर कर देते हैं? बिल्डिंग में, और उसको डेप्रिशिएट भी करना स्टार्ट कर देते हैं उसी दिन से। The accounting policy is carry land and building at fair value wherever permitted by the IFS। कहता है कि उसको हमने किस पे लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू, मतलब रीवैल्यूएशन मॉडल पे। Discuss how the above issue should be deal in the financial statement December in accordance with IFS। कहता है IFS क्या कहता है उसकी छोड़ो, IFS ने गलती तो पकड़ ली। अब इसका जवाब पकड़ने का तरीका देखिए। ये इतना बड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिख दिया। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट फॉर नॉट रिकॉर्डिंग द लैंड इज इनकरेक्ट। एक बात हो गई। जब भी कोई ट्रीटमेंट गलत लिखी होगी ना, आपने ये लाइन कॉपी करके लिखी ऐसे ही कि ये ट्रीटमेंट सही। अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड आर नॉन मॉनिटरी एसेट एंड शुड बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। सच गवर्नमेंट ग्रांट मे बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये अभी अभी बातें पढ़ के आए। आपने ना इसको ऐसे पैराग्राफ में ना लिखना, पॉइंट बनाकर लिखना। जैसे मैंने नंबर 1 लिखा है ना, आप नंबर 1 ना लिखना, ऐसे एक डॉट बनाना, ऐसे करके आगे एक अपना आंसर लिखना, फिर आगे डॉट बना देना, या ऐसे करके लिख देना, या ऐसे करके लिख देना, जैसे आपकी मर्जी है। पॉइंट बनाना पैराग्राफ बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे लगता है बंदा ऐसे लिख रहा है। दूसरी बात पूरी हो गई। कहता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये आपकी नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है,
और इस ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट को या तो हम फेयर वैल्यू भी लिखते हैं या नॉमिनल वैल्यू भी लिखते हैं। ये बात हमने अभी पढ़ी। एज पर सीएल पॉलिसी फेयर वैल्यू ऑफ लैंड शुड बी असेस्ड एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द हेड पीपीई। ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। द ग्रांट वाज मेड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। ये सवाल शुरू हो गया। द रिजल्टिंग deferred income should be recognized in income on the systematic basis over the life of the activity। ये बात ग्रांट वाली कंप्लीट होगी। अब आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो 3 है। पहली बात हमने क्या लिखी कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या लिखी, ये नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है जिसको फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे लिखना है। तीसरी बात, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो उसको हम उसकी लाइफ के ऊपर ही इनकम और डेफर्ड ग्रांट को इनकम में ट्रांसफर करते जाएंगे। अब एक बात रहेगी जो उसने बिल्डिंग के साथ किया। बिल्डिंग के साथ क्या किया, उसको स्टेल सीवेब में लिखा हुआ है। करना क्या चाहिए था, उसको बिल्डिंग को ट्रांसफर कर देना चाहिए था और अवेलेबल फॉर यूज की बेस के ऊपर उसे डेप्रिशिएट भी करना चाहिए था। द फैक्ट्री बिल्डिंग शुड आल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीवेब इन प्रोग्रेस टू पीपीई अकाउंटेंट कब 1 अक्टूबर 2020 को, और फर्दर डेप्रिसिएशन शुड आल्सो बी चार्ज फ्रॉम सेम डेट। ये इसका जवाब लिख लोगे। बड़ा मुश्किल है। भला मुश्किल क्यों है, आपने पढ़ा, आपको समझ लग गया, आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते और वहां पर आपका हाथ नहीं चलता क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। तो ऐसे सवाल अगर आप चाहते हो तो एक दफा बगैर सॉल्यूशन के लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं इंशाल्लाह टेस्टों में भी दूंगा तो ये लिखने वाले सवाल, क्योंकि इसमें देखिए ये भी पास पेपर का सवाल है, ये भी पास पेपर का अच्छा सवाल। ये तो मेरे ख्याल में मैं आपसे हल करवाऊं। चलो पूछ लूंगा। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट एंट्रीज इन अकॉर्डिंग विद IAS 20। Zero Limited received a grant to set up a plant in underdeveloped area 3 years ago. One of the conditions of the grant was that Excel will maintain a minimum 200 employees during the next 5 years. However, due to worsening economic condition, Excel failed to maintain 200 employees and full grant become repayable immediately in the current year. Excel presenting the grant in the statement of financial position by deducting the grant in arriving at the carrying value of the plant. क्या बताया कि जी जीरो लिमिटेड को पैसे मिले हैं, उससे कंडीशन पूरी नहीं हुई और उसने गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स इसकी ना एंट्री, वो मैंने पहले एंट्री लिखता हूं तो वो भी एंट्री लिखकर आ जाते हैं, हालांकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है, जब डिस्कस आए तो एंट्री पास नहीं करते, जब ट्रीटमेंट का लफ्ज आए ना तो फिर एंट्री पास करते हैं। वो कहेगा जी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे, क्योंकि उससे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, उसे ग्रांट पे वापस करना पड़ेगा और जैसे पैसे वापस करेगा उस वैल्यू से अपने पीपीई की कैरिंग अमाउंट बढ़ा देगा। दोबारा बताऊं, देखो क्या करता है वो कि जैसे पैसे पहले लिखेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई, उसने पैसे वापस करने हैं, जैसे ही पैसे वापस करेगा अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बढ़ा देगा। क्यों हमने ऐसी बात लिखी, क्योंकि ये उसने खुद बता दिया है। अगर डायरेक्टली डिडक्शन हो तो एसेट को बढ़ाते हैं और अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन हो तो अपनी डेफर्ड ग्रांट कम करते हैं, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करना होता है। ठीक होगी बात। आगे एक बात मैंने आपको बताई है कि दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। पहली बात रिफंड के केस में और एसेट के केस में, कि जब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो आपने उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है एसेट की, और दूसरा उसके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट भी लाजमी अप्लाई करना है। क्या करना है, इंपेयरमेंट एसेट्स में, एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, एसेट्स में इंपेयरमेंट टेस्ट भी लाजमी अप्लाई करना है। अब यही बातें उसने इस पैराग्राफ में लिखी हुई, कहता है व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रीपेबल इट इज अकाउंटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा ये भी हमने बात बताई हुई है, जब भी पैसे वापस करो ये तो हर रिफंड में ये लिखना है कि इसको क्या ट्रीट करना है, चेंज इन एस्टिमेशन।
A grant was presented, deduction from related its repayment would be recognized by increasing, ये जवाब है, बाकी तो कहानी है ना, जवाब ये है। तीसरा, the cumulative additional depreciation that would been recognized in profit and loss account in the absence of the grant must be recognized immediately in the, ये बल्कि किसकी बात कर रहा है, हम एंट्री पास करते हैं ना, पीपीई, एसओपीएल और कैश, एक ये बात है और ये इसकी बात। अगर सवाल आपको आते हैं ना तो अंग्रेजी आपको समझ लगेगी। क्या लिखता है, कैरिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं, फिर लिखता है कम्युलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कहता है वो डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट, ग्रांट को डायरेक्ट माइनस करने की वजह से जो हमारी डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी थी उसको ऐड करें, कम्युलेट करें और इमीडिएटली किस में चार्ज कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। Also circumstances giving rise to repayment of grant might indicate possible, अच्छा ये तो आपने रट्टा लगा लेना है ना कि जब भी गवर्नमेंट ग्रांट वापस करो एसेट की, ये दो बातें तो लाजमी लिखनी है, बाकी दो बातें हमारी अपनी होती हैं। दूसरी बात ये वाली, ये आखिरी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा अभी, इसलिए शायद आपको नहीं पता चला। इंपेयरमेंट टेस्ट एक होता है, जब भी गवर्नमेंट के पैसे वापस करने पड़ जाए ना तो एसेट की वैल्यू चेंज होने का खदशा होता है, उसकी वर्थ चेंज होने का खदशा होता है। तो जब एसेट की वर्थ में कमी आ जाए ना तो एक इंपेयरमेंट टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा है, तो इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना था। अब आए जरा, One limited received a loan from government in the current year at the interest rate 5%, लेकिन लोग ले रहे हैं 12%। The only condition attached the loan is that should be used for acquisition of textile machinery। पहली बात तो यह है कि अगर टेक्सटाइल मशीनरी के लिए वो इस्तेमाल लोन नहीं करेगा तो वो तो रीपेबल, ठीक है। फिर वो अगर इफ लिखेंगे या सिंस लिखेंगे, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि वो टेक्सटाइल कंपनी में वो इस्तेमाल करेगा, तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट का जो रिड्यूस रेट है उससे, अच्छा स्टूडेंट्स ने इसमें भी जनरल एंट्री पास करने की कोशिश की 100 लेट करके, और आई कैप ने कहा कि भाई मैं साफ साफ लिख रहा हूं, डिस्कस करना है, आप एंट्रीज पास कर। हाँ, आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके काम कर सकते हो, सपोज करके न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन करके तो आप कर सकते हो, वरना अंग्रेजी लिखनी है, अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है। The benefit government grant at below market rate is treated as government grant. The loan shall be recognized and, अच्छा लोन तो लायबिलिटी होगा, वो जो हमारा डिफरेंस है ना वो ग्रांट। Government grant should be recorded at the difference between the initial carrying amount of the loan and the proceed। ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, वो जो हमने नहीं किया था, पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, और उसका जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट, ये वही लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन एंड प्रोसीड रिसीव्ड। As the primary condition of the loan is acquisition of textile machinery, grant should be considered related to asset, shall be recognized in the profit over the life of the machinery. Grant may be presented, set up the grant deferred income या by deducting, कहता या तो फिर डेफर्ड इनकम लिखो या फिर, क्योंकि आपने ग्रांट लिया प्लांट के लिए तो फिर प्लांट एसेट है, यहां पर भी उसने लिखा ना रिलेटेड टू एसेट। द लोन ऑफ एक्विजिशन शुड बी कंसीडर्ड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ठीक है। अच्छा ये बातें हमें कैसे याद रहेंगी कि ये बातें वो डिस्क्लोजर वाली लिखी है हमने, नेचर लिखनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी है, एक्सटेंट लिखना है, कंडीशन लिखनी है, और वही चार बातें आपने प्रेजेंट करनी है हर सवाल के। तो आपकी किताब के अंदर यही सवाल गिवन है जो पास पेपर के। अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी है कि इसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है, और नेचर और एक्सटेंट लिखनी होती है, रिलेटेड टू एसेट है, ये रिलेटेड टू इनकम है, और फिर कंडीशंस के बारे में लिखना है। अच्छा इसमें ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, शो हाउ द ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या चीज होती है, एक्सट्रैक्ट। जब वो कहता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो होता है, एसओपीएल या एसओएफपी के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट आपने बना के आने हैं।
रीजनेबल इंश्योरेंस होने से मतलब एक ही बात अगर ऑलरेडी रीजनेबल इंश्योरेंस है तो सिर्फ देयर इज रीजनेबल इंश्योरेंस लिख देंगे, एक ही बार लिखनी है। ये जो अपार्ट एग्जाम्पल का हाँ इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी कुछ चीजें हमारे जो टेस्टों में आएगी वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें टेस्टों के लिए मैं रखता हूँ कि ताकि ना आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे टेस्ट करते वक्त भी। अच्छा आपके पास टेस्ट आपको वापस मिल गए हैं? क्वेश्चन किसी के पास है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर अगले चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ अच्छा, 2 सवाल थे, एक था नोट्स था, ये तो काफी लंबा चौड़ा काम है, ये तो फिर दूसरे वाले का पहले ये कल डिस्कस कर दूंगा पूरा ही टेस्ट, क्योंकि अभी टाइम इतना है कि हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या हुआ किसका? नहीं, अगर वो खुद कह दे कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो फुलफिल करेगा तो फिर हम सेंस लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना बताया हो कुछ तो हम लिखते हैं कि अगर रीजनेबल एश्योरेंस होगी, क्योंकि अगर खुद कह देगा रीजनेबल एश्योरेंस है तो फिर तो नहीं कह सकते ना अगर होगी तो। अच्छा IAS 36 हम स्टार्ट करने लगे। आप अपने मुताबिक लिख सकते हो लेकिन मतलब वही बने। नहीं लेकिन ये हर सवाल का जवाब अपना होता है, सिचुएशन हाँ आपको कॉन्सेप्ट है, हाँ ये जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट ग्रांट में आपने क्या लिखना है, ये बातें लिखनी होती है 4-5 बार कि उसको ये रीजनेबल एश्योरेंस है या नहीं है, ये रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम है, ये कंडीशंस क्या हैं, ये वो 5-6 सवाल जब करोगे आपको आदत हो जाएगी कि अच्छा क्या क्या लिख सकते हैं। फिर अगर वो नोट्स दे दी वो रटा होता है ना, रटा ही तो नहीं लगाना होता। हाँ जी क्वेश्चन देखें जी, IAS 36 हमारा नया टॉपिक है और इसका नाम है इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं इंपेयरमेंट लॉस की तो आप पढ़ ही लेते हैं एक दफा। अभी किताब तो पूरी कर लो, किताब को पूरा कर दोगे फिर आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी। हाँ जी इंपेयरमेंट लॉस, अच्छा इंपेयरमेंट लॉस का लफ्जी मतलब पहले पता होना चाहिए, और थोड़ी सी चंद बातें जो अभी खत्म भी हो जाएंगी, आसान आसान सी बातें हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जिस अमेरिका का हाथ है उसका नाम है प्रूडेंस। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते किसे हैं? हम कहते हैं कि दी एसेट्स एंड इनकम कैन नॉट बी overstated or liability and expense cannot be understood। किधर ओवरस्टेट या यानी बुक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट की वैल्यू या इनकम की वैल्यू ज्यादा नहीं लिख सकते ओरिजिनल से, और लायबिलिटी और एक्सपेंस कम नहीं लिख सकते। तो फिर इंपेयरमेंट लॉस, पहले तो इसका हम स्कोप देखते हैं। स्कोप से मुराद ये होता है कि आपका इंपेयरमेंट अप्लाई किस किस के ऊपर होता है। नंबर 1 IAS 16 के अंदर जो PPE है उसके कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होता है और उसके रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होता है।
नंबर 2 IS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके भी दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल पर अप्लाई होता है बस, और फेयर वैल्यू मॉडल पे अप्लाई नहीं होता। IS 40 के कॉस्ट मॉडल पर अप्लाई होता है, फेयर वैल्यू पर मॉडल पर अप्लाई नहीं होता। नंबर 3 IS 38 इंटैंजिबल एसेट, सब पर ही अप्लाई होता है, मतलब इंटैंजिबल एसेट पूरे पे अप्लाई होता है। नंबर 4 IS 2 इन्वेंट्री पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका अपना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का नारा लगा हुआ है, तो वो यहां पर कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि वहां हम लिखते हैं ना इन्वेंट्री मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो यहां पे वो यहां पर अप्लाई नहीं होता। बस यही इसके स्कोप है। अब स्कोप में IS 16 कॉस्ट मॉडल रिवर्स मॉडल दोनों पर अप्लाई होता है, IS 38 पे सारे पे अप्लाई होता है। 16 और 38 सारे पे अप्लाई होता है, और 40 में आधा अप्लाई होता है। कॉस्ट मॉडल हो तो अप्लाई होता है, रिवर्स फेयर वैल्यू मॉडल तो अप्लाई नहीं होता, और इन्वेंट्री पे अप्लाई नहीं होता। ठीक होगी बात? अब पता कैसे चलेगा इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है? सर पहले लिख लो, टाइगर बिस्कुट खाया करो। डन, चैलेंज। अच्छा, हमारा सपोज दैट इंपेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन लिख लो। इफ carrying amount exceed its recoverable amount, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए इससे रिकवरेबल अमाउंट से, तो समझो वो जितना डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आप छोटी सी डेफिनेशन इसकी देखना चाहते हो, तो अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन आ जाए रिकवरेबल अमाउंट से, अगर कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट तो अब सबको पता है, फिर भी एक दफा लिख लेते हैं। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है जी? वो भी लिख लो फिर। recoverable amount, it is higher of fair value less cost to sell and value in use। fair value less cost to sell, recoverable amount क्या? it is higher of
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन, अच्छा फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू, गुड। और कॉस्ट टू सेल, बेचने पे जो खर्चा, मतलब बेच के कितने पैसे आएंगे और बेचने पे खर्चा कितना होगा। ठीक होगी बात। वैल्यू इन यूज, अगर मैं बिल्कुल सादा सी बात बताऊं, एक मेरे पास एसेट है, मैं चाहता हूं कि इसमें से मुझे क्या रिकवर हो सकता है। मेरे पास एक एसेट है, रिकवरेबल अमाउंट, क्या रिकवर हो सकता है? कहते हैं भाई बेच के कितने पैसे आएंगे या इस्तेमाल करके कितने पैसे आएंगे, उनमें से जो हायर है ना वही आपको मिल सकता है। एक एसेट है ना, मुझे एसेट से कैसे पैसा मिल सकता है? या बेच दूं या इस्तेमाल कर लूं। बेच दूंगा जो मेरे पास पैसे आएंगे, या इस्तेमाल करके जो मैं कमाऊंगा उनमें जो हायर अमाउंट है वो कहेंगे जी ये आपके रिकवरेबल अमाउंट है इस एसेट में से। अच्छा वैल्यू इन यूज, ये अगर हम बात करें, फेयर वैल्यू का तो पता है ना कितने का बिकेगा, मार्केट वैल्यू माइनस, अच्छा इसमें दो चार बातें हैं वो अभी बता देता हूं। पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आ जाए, सबकी बातें अलग अलग करते जाते हैं ना। जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बात सुन ले और ये बात याद रखनी है। ये जो बातें मैं फोकस करने के लिए कहता हूं ना, ये आपको पेपर में मिलेगी सारी बातें ये। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग ये बात इग्नोर कर देते हो दिमागी तौर पर, और ये बात सच है, आप हैं ये मैं हूं, दिमाग को फोकस पे लाना एक जिहाद है। ऐसा नहीं कि ये कोई आम सी बात है कि मैं बोली जा रहा हूं और आप 100% फोकस से सुनते। हमारा दिमाग सिर्फ मतलबी है, मतलब की बात सुनता है, तो ये आपका मतलब की बात होती है। अगर आप बात इग्नोर कर दोगे तो फंस जाओगे। अभी जो मैं बातें बताने लगा हूं ये आपको पेपर में मिलेंगी सारी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब, मैंने कहा जी मैंने ये एक मेरे पास एसेट है, गाड़ी है, मैं ये देखता हूं कि ये मेरी गाड़ी कितनी की बिक जाएगी। वो कहता जी आप जैसी गाड़ी की कीमत मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए है, आप जैसी गाड़ी की कीमत मार्केट में 10 लाख है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको समझूंगा कि इसकी फेयर वैल्यू 10 लाख है। एक सवाल हो गया। दूसरी बात, वो कहता है आप जैसी गाड़ी की कीमत 10 लाख है, लेकिन मैं आपकी गाड़ी की कीमत खरीदूंगा 9.5 लाख। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगा, 9.5 लाख। अगर मेरे एसेट की फेयर वैल्यू भी बताई हो, मेरे एसेट जैसे एसेट की फेयर वैल्यू भी बताई हो, तो मैं अपने एसेट की फेयर वैल्यू दूंगा। अगर सिर्फ दूसरे एसेट की फेयर वैल्यू बताई हो तो फिर जो बताई है वही ले ले। बात समझ लगी? दो बातें हो गई, अगर मेरे एसेट की फेयर वैल्यू भी बताई हो और मेरे एसेट जैसे की भी बताई हो तो अपने की, और दोनों में से एक बताई हो तो फिर जो बताई है वही ले ले। ये बात याद रहेगी? चलो ये अपने अंदाज में लिख लो जैसे मर्जी, क्योंकि ये पेपर में लिखनी नहीं आनी होती, इस्तेमाल करनी आनी होती है कि आपने कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है। इफ ऑन, जरूरी नहीं कि आप मेरी अंग्रेजी लिखो, आप अपनी अंग्रेजी लिख सकते हो। अगर हमारे एसेट की या रिलेटेड एसेट की दोनों में से कोई एक फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम वही ले रहे हैं। इफ फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी एसेट, एंटिटी मतलब हमारा एसेट,
and fair value of related या relevant asset both are given, फिर हम किसका लेंगे, then entity assets fair value will be taken. तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में यही बातें हैं, लेकिन कॉस्ट टू सेल ख्याल से लेनी होती है। हाँ ये भी मैं लिख देता हूं, कॉस्ट टू सेल में रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट नहीं लेनी। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब भी सुन लें। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर प्लांट लगाया, ये प्लांट मैंने कहा कि ठीक है जी अगर मैं इसको बेचूंगा तो ये इतने का बिक जाएगा और बिकने का इतना खर्चा भी आएगा, और बाकी जो वापस अपना दोबारा प्लांट लगाने का मेरा इतना खर्चा होगा, दोबारा मैंने ये काम करना है, तो वो वैल्यू फिर कॉस्ट टू सेल नहीं है। कॉस्ट टू सेल ये है बेचने पे जो खर्चा आएगा, पिछला आपने जो दोबारा नया एसेट लगाना है उस पे क्या खर्चा आएगा, उसकी इंस्टॉलेशन का क्या खर्चा आएगा, वो कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना, डिसमेंटलिंग भी नहीं आएगी। मैंने बताया है कि देखिए कॉस्ट टू सेल है ना, मैंने एसेट बेचना है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा बेचा नहीं है, बेचना है बस। यहाँ मेरा प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट उठा के लेकर जाऊंगा, मुझे लगा कि अच्छा लेकर जाने का खर्चा, यहाँ पे रिमूव करने का खर्चा कोई 50,000 लग जाएगा, और फिर वापस जो साइट है उसको वापस प्रिपेयर करने के लिए, नया प्लांट लगाने के लिए ये भी खर्चा आएगा। वो जो नया खर्चा आएगा ना वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। हमारे एसेट को सेल करने पे जो खर्चा आएगा, वापस रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा, वो कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगा। वो सिर्फ उसका खर्चा आएगा कि उसके लिए कोई लीगल फीस है, कोई टैक्स है, या कोई ट्रैवलिंग का खर्चा आ गया है, सिर्फ वो कॉस्ट टू सेल। नहीं, ओरिजिनल हालत में जिस हालत में है उसी में एस्टिमेट करना है। बेचना नहीं है, सिर्फ कितने का बिक जाएगा, सिर्फ एस्टिमेट लगाना है कि अगर बेचूंगा, इसी हालत में बेचूंगा तो कितने का बिक जाएगा, कितना इसके ऊपर खर्चा हो जाएगा। अगर उसको बेहतर करके बेचना है ना, वो नहीं करना। हाँ जी, पुराना एसेट है उसके पुराने एसेट के साथ यूज हो। हाँ जी, जाहिर सी बात है, जो उसकी हालत है उसी हालत के हिसाब से देखेंगे। वैल्यू एंड यूज, वैल्यू एंड यूज किसे कहते हैं, ये अगर कोई बता देगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको क्यूएम आता है। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज का मतलब है कि इस एसेट से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें फायदा क्या क्या होगा। फायदा कब होगा, आज या इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अब वो फायदा चले 4 साल एसेट की लाइफ पड़ी है, 4 सालों का फायदा पता चल गया कि जी पहले साल 2 लाख का फायदा होगा, दूसरे साल 3 लाख का होगा, तीसरे साल 4 लाख का होगा, 5वें साल 6 लाख का होगा। तो हम क्या उस सबको प्लस करेंगे या उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको 0 पे लाएंगे, तो हम कहेंगे अच्छा इस्तेमाल करके ये इतना बेनिफिट देगा। तो वैल्यू यूज की डेफिनेशन क्या है, फिर देख लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्यूचर है और कैश है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, जो उस एसेट के से हमें मिलेंगे। तो बाकी इसकी बातें इंशाल्लाह मैं आपको कल लिखवाऊंगा, ताकि एक दफा आप अपना ऐसा करो कि IAS 20 को आज समराइज करो खत्म करके, क्योंकि वो छोटा सा स्टैंडर्ड है, उसकी एक समरी बना लो। फिर उसके बाद ये IAS 36 भी छोटा सा स्टैंडर्ड है, ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी। और फिर कोशिश तो हमारी ये है